Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 42। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले और सखियों भी, यार सिर्फ दोस्त नहीं सखी भी, तो सबसे पहले हम आपको आज के टॉप 3 क्वेश्चंस को दिखलाते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम का है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम वाइडली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ये डिमांड करता है, तो कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली करना भी सिखाएंगे। कैलकुलेशन करनी कैसे है और कहाँ पे हैक रहता है, कहाँ पर आपको फंसा सकता है, उसको लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये जो दूसरा क्वेश्चन है 58 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। सारे आपको पता है, एनटीपीसी ये जो जून में जो कंडक्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस को मैं फिलहाल करा रहा हूँ। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, बट इसमें हम ड्रॉ करना बताएंगे कि ड्रॉ कैसे करना है, ताकि आप मिस्टेक ना करो। और ये ऐसे लोगों के लिए जो क्लास कर रहे हैं, वो इसको 30 सेकंड में बनाएंगे, और जो नहीं किए हैं क्लास इसके पहले वाले, तो आप सिर्फ सुनेंगे कि आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है, राइट। तो आज के मैंने आपको टॉप 3 क्वेश्चंस दिखला दिए, राइट। आज के मैंने आपको टॉप 3 क्वेश्चंस दिखला दिए। अब आप क्या कर सकते हो, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर सकते हो, उसे बता सकते हो जो आपका सबसे ज़्यादा क्लोज है, राइट। सो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बस आप कंसंट्रेट होकर सिर्फ सुनना, उसके बाद अपना तो सॉल्व करना तो आप ही को है, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। मतलब सवाल को एक बार समझा देते हैं कि एक बोट है, 27.9 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाने में उसको 39 मिनट लगता है, ठीक है। तो शांत पानी में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड का रेशियो दे रखा है इसने, 9:4, और नाव को 18.9 किलोमीटर धारा के विपरीत और 51.3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताते हैं, नाव का स्पीड यानी आप ऐसे लिखते हो बोट, और धारा को स्ट्रीम लिखते हो। चूंकि रेशियो है, रियल डाटा तो है नहीं, तो 9y और 4y मैंने पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा घर वाले रफ वाले सीट में आ जाते हैं। इसने ये बोला नाव को 27.9 किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगता है, लेकिन आपको आंसर तो घंटों में देखो दे रखा है ना, तो आप पहले मिनट को घंटों में बदल लो। और चूंकि स्पीड हम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का यदि हम बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम का बात करें तो ये 39 है। चूंकि ये मिनट में है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे घंटा में बदलने के लिए। और चूंकि यहाँ बटे जो हम 60 देंगे, इसके जगह पर हम सीधा ऊपर में 60 कर देंगे। ये कैलकुलेशन तो आपको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं, चूंकि पॉइंट है तो नीचे में 10 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो पॉइंट मेरा हट जाएगा। ये हट गया। अब इसको कटा दो, 10×6=60। आपको मैंने बताया था कि जब आप कटाओगे ना, पूरी तरह से उसको ओवरलैप कर दो, ताकि एग्जाम में आप मिस्टेक ना करो। और 3×2=6, और 3 से 13, 13×2=26, नहीं कटेगा, ये कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। तो 9×2=18, और 27×2=54, तो 558/13। ये जो मेरा आया ये वाला डेटा, ये धारा के विपरीत जाने में, धारा का जो विपरीत में जो स्पीड होगा वो आया। और जब आप पुराने वीडियो फॉलो कर रहे हो ना, तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, मैंने ये बताया था कि धारा के दिशा में ना, आपको एग्जाम्स में प्लस लिख लेना है और धारा के विपरीत दिशा में माइनस लिखना। अब ये लिखने मत बैठ जाना कि धारा की दिशा में ये चाल, धारा के विपरीत दिशा में ये चाल, नहीं। आप अभी से ही प्रैक्टिस में रहोगे कि प्लस इसका मतलब है
कि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं माइनस, और धारा के विपरीत दिशा में मेरा बोट चल रहा है। तो चूंकि धारा के दिशा में यदि आप यहाँ पे चलोगे, तो चूंकि बोट 9y है और स्ट्रीम 4y है, तो आपको पता है कि धारा की दिशा में ऐड हो जाता है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, ये 13y हो जाएगा, और 9y 4y में माइनस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट में चल रहा है। तो मेरा ये जो रेशियो आया 13y और 5y, ये नाव का धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड आया। ठीक है, और इसने क्या बोला, धारा के विपरीत दिशा में मेरा ये वाला आंसर, मतलब ये स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा में आया है मेरा। बोला कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका तो वैल्यू आ गया 558/13। यही तो दिया हुआ ना कि ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन, कि 27.9 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 39 मिनट लगते हैं। तो इसको मैंने ये निकाला 558/13। चूंकि ये 5y की वैल्यू है, देख लो यहाँ पे, चूंकि ये 5y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 558/13। चूंकि 5 नीचे चला जाएगा, और आपको निकालना किसका वैल्यू है, आपको 13y पे जाना है। तो अब क्या करोगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे दोनों साइड मैंने, देखो एग्जाम्स में ये सब नहीं करना, मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ। 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ें हो जाएगी, तो ये 13 कट जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 558/5। अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक कर सकते हैं, कि बोलेंगे कि सर 558 दिख रहा है, हम कटा देते हैं, 13 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर ले आते हैं। मेरे भाई सुनो ध्यान से, रेशियो मेरा ये है, आप रेशियो को कट कर सकते हो, लेकिन ये जो मेरा डेटा आया है और ये जो डेटा आया है, ये एक रियल डेटा है। ठीक है, तो रियल डेटा को यदि आप कटा दोगे तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। आपको तो रियल डेटा पर ही काम करना होता है, ये ओरिजिनल डेटा है, इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं कर सकते। ठीक, तो हम ये कह सकता हूँ कि जो मेरी धारा की दिशा में चाल है ये है 558/5, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है 558/13। अब इसने क्वेश्चंस क्या पूछ रखा है, उस चीज को कैलकुलेशन करेंगे। राइट, बोला 18.9 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, धारा के विपरीत यानी ये वाला डाटा उठाएंगे, यानी 558, चूंकि बटे में 13 है तो ये 13 ऊपर चला जाएगा। ओके, उसके बाद दे रखा है 51.3 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ये वाला स्पीड है, तो 558, चूंकि 5 नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है। ये चीजें आपको पता है। देखो, ये 558, ये 558, तो कोई टेंशन ही नहीं यार, 558 यहाँ पर ले लो। क्या कॉमन ले सकता हूँ, 9, 10, 8, 18, 5, 1, 6, 3, 9, 9 से कट जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, डिजिट सम यदि 9 से कट जाए तो वो डिविजिबल हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2.1 गुना 13 प्लस 9×5 = 45, चूँकि 6 और 3 = 63, 9×7 = 63, और 57 गुना 5। इस 9 को यहाँ से कटा दो, 9×6 = 54, 9×2 = 18, 62 है। अब क्या किया जाए, अब तो आपको गुना ही करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल हमको दिख रहा है, बट यहाँ पे चूंकि 62 है, आप ये नहीं कर सकते हो। और आप ऑप्शन से इसलिए नहीं जा सकते हो कि मैंने जब ऑप्शन चेक कर रहा था तो यार ये दोनों चीज़ें एक एक हो जा रही थी, तो फिर नहीं हो पाई काम। तो एक काम करो, 21 × 13 करेंगे, 210, 21×3 = 63, 210 और 63, 273। ये पता ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 57 × 5
यानी 7 पचे 35, 8 पचे 25 और 3 28, और ये 62, 5 और 3 8, और 28 और 27 55 बटे 62, कटा दो, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54, 1 55, 0.9। देखो कैलकुलेशन में आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि हम लोग का प्योर हिंदी वाला लैंग्वेज है, ठीक है। एक्चुअली ना कि हम बिहार से, और उसके बाद बिहार बोर्ड आपको पता है, एक मतलब पढ़े हैं तो अच्छा है, तो हिंदी चीज़ हम लोग को ज़्यादा फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में वो चीज़ सेट हो गई है, तो वो चीज़ें नहीं हटाया जा सकता, राइट। सो बाकी लोग मैनेज करेंगे, यदि सीबीएसई वाले हैं तो। बाकी इतना तो आपको कैलकुलेशन पता है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये सवाल ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, बट मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए ले लिया कि देखो जब आप ये सवाल बनाओ ना, आप एक काम करना। क्या काम करना? ए बी सी ट्राइंगल दे दिया है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं पता है? देखो रफ सेट में बताता हूँ लोग क्या करते हैं। जैसे ए बी सी ट्राइंगल इसने देखा तो डायरेक्ट ये इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और इसको ए बी सी लिख देते हैं। आप आंसर तक पहुंच जाओगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आंसर तक आप नहीं पहुंचोगे, बट थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर बन जाता है, क्योंकि ए बी सी आपको बोला, अब डी ई समानांतर ए सी आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, डी ई समानांतर ए सी, ठीक है। आप आंसर तक चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब बचपन में पढ़ रहे होते हैं, 8 9 10 में जब पढ़ रहे होते हैं, तो माइंड में जब आपका ये चीज़ सिखाया जाता है, तो आपको इस तरह से सिखाया जाता है कि ए बी सी है, ए बी सी है, और ये डी है, डी ई है, तो आप तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हो, कंपेयर कर लेते हो, आंसर तक चले जाते हो, क्योंकि जो बचपन में पढ़ा रहता है ना, तो वो चीज़ आप जल्दी एक्सेस करते हो। तो मैं उसी के बिहाफ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये देखो, डी ई समानांतर ए सी है। क्या है? डी ई समानांतर ए सी है। ए बी सी यदि ट्रायंगल है तो ए सी मेरा डी ई के समानांतर है, तो हम सबसे पहले उस चीज को डिनोट करेंगे जो मेरा पैरेलल में आ रहा है। तो ए और सी मैंने यहाँ दे दिया। अब चूंकि बी बचा हुआ है, तो बी को मैंने यहाँ दे दिया। अब डी ई समानांतर ए सी, अब कर लो यार जो करना है। डी ई समानांतर ए सी, बी डी कितना है? 12 है। ए डी कितना है? 11 है। आपको पता है कि ये जो भुजा है, ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करता है रेशियो में, इन्हें कि एग्जैक्ट डाटा नहीं रहते हैं। और ये जो पूरी डाटा है 12 11 23, ये जो पूरी डाटा है वो इस साइड को रिप्रेजेंट करता है। और जब एरिया निकालने की बात होती है तो साइड का स्क्वायर होता है। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि इसका जो होगा 12 का स्क्वायर 144 होगा, इसका एरिया 144 सेंटीमीटर के रेशियो में होगा। ये मत कहना कि सर 144 ही होगा, 144 का रेशियो में होगा, राइट। अब इसने क्या पूछा? 12 11 23 है, तो 23 का स्क्वायर, तो इसका पूरे का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 23 का स्क्वायर यानी 529। कितना होगा? 529। तो 529 तो टोटल का है, लेकिन इसका 144 है, तो 144 में 529 घटा दोगे, तो ये वाला एरिया आपको पूछ रखा है, ये वाला ये क्वाड्रिलेटरल का पूछ रखा है। तो जब क्वाड्रिलेटरल का पूछ रखा है तो 529 में 144 माइनस कर दो। 529 में जैसे 144 माइनस करोगे, 9 में 4 गया 5, और 52 में 14 गया 38, 385। तो क्या पूछा रखा था इसने? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बी डी ई? बी डी ई मतलब 144 मेरा पहले आना चाहिए ना, बी डी। आप जल्दी से ये मार्क मत कर देना
आपको लास्ट लाइन देखनी है, वरना पता चलेगा क्या, आप स्क्वायर भी किए, माइनस भी किए, ड्रॉ भी किए, और सारा पानी में चला गया। राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, आपको एडवांस के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में कराऊंगा जब एसएससी वाले डिस्कशन कराऊंगा ना। तो चूंकि एनटीपीसी उतना अच्छा ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछे, बट मैं आपको दिखलाऊंगा जब एसएससी वाले क्वेश्चन आएंगे, और सीडीएस वगैरह भी जब करेंगे तो मज़ा आने वाला है। राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, यदि आपने लास्ट के सेशंस को अटेंड कर रहा है वाइजली तरीके से, ऊपर ऊपर नहीं कि मतलब ऐसे, आप सवाल लोग पहले खुद बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो और खुद सोचो कि और क्या क्या किया जा सकता है, नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो। तो आपको डेफिनेटली इस टाइप के सवाल ना इतना टाइम बचाएगा ना। तो ये तो खैर आप खुद डिसाइड कर लोगे एग्जाम में जब बैठोगे। और चूंकि कोई भी क्वेश्चंस मेरा नहीं है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं और लेटेस्ट में लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो बेस्ट तो हैं ही। मैंने इसके बारे में एक कंसेप्ट बताया था कि विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जब आप एक छोटे क्लास में पढ़ रहे होते थे, तो आप मान लो कि आपको ए एंड बी का एचसीएफ निकालना होता था, तब क्या करते थे? जो बड़ी संख्या होता था, मान लो कि बी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर रखते थे, इसको यहाँ पर रखते थे। जितना बार में कटता था, मान लो कि यदि ये एक्स बार में कटा, जो भी है, तो ये एक्स बार में कटा तो ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या डाटा आएगी? बी माइनस ए एक्स आएगी, बी माइनस ए एक्स आएगी। और यहाँ पे कौन डाटा उतारते थे आप? यहाँ पर ये वाला डाटा उतारते थे, और फिर आपने किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया और वो सो ऑन रहता था। और जब तक वो जीरो नहीं दे देता था, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते थे। और हम बचपन की क्लास में ये बोलते थे, बचपन क्या 6 7 जो भी हो, तो बिहार बोलो यार, पता नहीं चलता ना। 10 तक तो हम लोग को पता ही नहीं लगता कि अच्छा पढ़ क्या रहे हैं। सच्चाई बात यही है मेरे भाई। ठीक है। तो आप ये मत कहना यार मैं कहीं अलग जगह से आया हूँ। बिहार बोर्ड में 10th क्लास तक तो सिर्फ याद करने में पता लगता है कि यार हो क्या रहा है, कुछ सीख भी रहे हैं कि कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई बताने वाला भी नहीं होता ना। तुम घर में रहो या कोई और रहो, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जान ही रहे। खैर, कोई बात नहीं, जहाँ से भी हैं, घमंड है इस बात का कि बेहतरीन करेंगे आने वाले टाइम में, मेहनत के दम पे। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़ जो आता था, वो हम कहते थे कि एच सी एफ है, कोई दिक्कत? बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट वाली संख्या को एच सी एफ कहते हैं। और इसने ये बोला सवाल में कि विभाजन विधि से दो संख्या का एच सी एफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 4 5 और 9 है। मतलब यहाँ पर भागफल 4 है, यहाँ पर भागफल 5 है, और यहाँ पर भागफल 9 है, और यहाँ पर 0 आया होगा। और अंतिम भाजक, भाजक मतलब जिससे कि आप डिवाइड करते हो, यही होता ना। ये होता है डिवाइजर, इंग्लिश में ये कोशिएंट होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये आपका नंबर रहेगा, और यहाँ पर जो बचता है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर होता है। बोला कोई नहीं, इतना तो इसने कर दिया। अब मैंने लास्ट के वीडियो में ये बतलाया कि आपको दोनों संख्या निकालनी कैसे है, लेकिन एनटीपीसी जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको दोनों संख्या निकालना है, आपको ये बोला कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। अब एक आम बंदा क्या सोचेगा कि देखो हमको एलसीएम निकालना है, तो हमको दोनों संख्या को निकालना होगा, और तब हम जाएंगे फिर एलसीएम निकाल लेंगे, तब हम आंसर तक जाएंगे। तो दोस्त, आप ऐसी जगहों पे नहीं हैं। ठीक है। आप हो कुछ बेहतरीन जगह पे, राइट। तो सुनना, बेहतरीन क्या जगह है। अंतिम भाजक क्या है? 18 है। अंतिम भाजक 18 है, इसका मतलब है कि ये एचसीएफ है। बोला कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हिंदी में बोले तो महत्तम समावर्तक है।
तो HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दिए गए दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। मान लो कि ए नंबर कुछ आता और बी नंबर कुछ आता, तो ये 18 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड कर रहा है तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम भी 18 से डिविजिबल होगा? क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? मान लो कि ए एंड बी, मान लो क्या वही होगा, ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी, चूंकि एच सी एफ 18 है तो ए और बी 18 से डिविजिबल होगा, और जब हम एलसीएम निकालेंगे ए एंड बी का तो वो भी 18 से डिविजिबल होगा। तो बोला कि अब 18 की डिविजिबिलिटी चेक करो। नहीं भाई साहब रुक जाओ, अभी भी कुछ करना है हमको। हम इसको 2 और 9 में तोड़ दिए, मतलब जो संख्या 18 से डिविजिबल है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल हम पहले देख लेते हैं क्योंकि ये इजी होता है, यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। तो ये वाला तो हम सीधा काट देंगे, 2 का डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट पर 3 है। ये वाला सीधा काट देंगे। अब बचा मेरे पास 2 ऑप्शंस। इसका मतलब है कि हम 9 का चेक करें तो 5 1 6 9 15 8 23 4 27, 9 से ये डिविजिबल है। 8 6 14 9 23 5 28 29 ये डिविजिबल नहीं है। तो आपका ये वाला आंसर होगा। आप बोलोगे कि सर अच्छा 9 का यदि 2 डिविजिबिलिटी आ जाता तो? एनटीपीसी जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, वो देखना चाहता है कि आपका स्मार्ट अप्रोच क्या है, क्या आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और एग्जामिनर रियलिटी में सिर्फ एनटीपीसी नहीं, एग्जामिनर यही चाहता है कि आपका स्मार्ट अप्रोच क्या है, कि आप बस उसे ही गधे की तरह लगे हुए हो यार, सॉल्व करने हैं सॉल्व करना है। ऑप्शंस आपको दे रखा है कुछ करने के लिए, राइट? तो इस टाइप के एक क्वेश्चंस मैंने और कराया था, तो वहाँ भी इसी तरह और भी क्वेश्चन जितने भी हैं तो सारे ऑप्शन से हो जा रहे हैं, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं। तो इतना तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको क्या करना है, वो अंतिम भाजक 18 देखना है, सीधा 18 की डिविजिबिलिटी लगानी है। तो मैं तो सिर्फ ये बताया कि आपको बेसिक भी पता होनी चाहिए ये चीज़ें आई कहाँ से, ठीक है? तो डिविजिबिलिटी लगाओ और 30 सेकंड में बनाओ। और जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो तो बना ही दिए होंगे, इस बात की तो गारंटी है। और यदि नहीं बना रहे हैं तो दुख की बात है, राइट? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट? सो बाकी जो भी होगा यार बताना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड वेलकम एंड थैंक्स एंड लव यू टू ऑल।